हेलो एस्पिरेंट्स, प्राचीन इतिहास की क्लासेस सारी मैंने खत्म कर दी थी और आज हम लोग मध्यकालीन भारत की इतिहास लेके आ गए हैं। ठीक, और हम लोग मध्यकालीन भारत पूरा 3 से 4 क्लासेस में खत्म कर देंगे। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। इस क्लासेस की खास बात ये होने वाली है कि जो क्लासेस चल रही है हाइब्रिड क्लासेस है। हाइब्रिड क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। सामने भी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो कुछ भी। तो इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? अरब आक्रमण से, तुर्क आक्रमण जो हुआ था उससे, और फिर युद्ध का जो कोई भी आक्रमण कहीं पे होता है तो उसका प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके जो आक्रमण तुर्कों और अरबों ने भारत पे किया था उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने के पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं हमेशा की तरह। स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहां भी हैं वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है। मतलब होता है ना, कई लड़के सोचते हैं ना कि मैं इलाहाबाद में रहूंगा, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहूंगा, तभी मैं वहां से पढ़ाई करूंगा। और घर के किसी 10 बाई 10 के रूम में भी तुम जहां भी हो, जिस लोकेशन पे भी हो, तुम वहीं से स्टार्ट कर दो। देखो, परफेक्ट टाइम ना होने वाला नहीं है। ना परफेक्ट टाइम आता है, ना कोई परफेक्ट प्लेस होता है, ना कोई परफेक्ट इक्विपमेंट होता है। जितने संसाधन है तुम्हारे पास, जितने भी सीमित संसाधन है, उसी से तुमको शुरू कर देना है। ठीक, तो परफेक्ट समय या परफेक्ट स्थान का तुम्हें वेट नहीं करना है। ठीक, तो स्टार्ट वेयर यू आर। तुम जहां पे हो वहीं से तुमको शुरू कर देना है ये लड़ाई। यूज व्हाट यू हैव। मैंने बोला ना कि संसाधन जितने हैं उतने से तुमको स्टार्ट कर देना है। देखिए ना, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के पास क्या था, पर यूक्रेन बढ़ता गया और उसके पास सपोर्ट मिलता गया। तो तुम भी अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ो, तुम्हें सपोर्ट मिलता जाएगा। समझ रहे हो ना? गांधी जी अकेले निकले थे ना भारत को आजाद कराने, कितने लोग थे उनके साथ, और वो क्या हुए, धीरे धीरे चलते गए, उनके साथ काफिला बनता गया। ठीक, तो क्या करना है तुमको? अकेले निकलो, तुम जितने संसाधन है तुम्हारे पास उसके साथ निकलो। काफिला धीरे धीरे बनता जाएगा, संसाधन मिलते जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, और है ना कि जितने, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास जितने संसाधन है उतने से तुमको स्टार्ट कर देना है। डू व्हाट यू कैन। तुम जो कर सकते हो, जरूरी नहीं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ना। आधा चैप्टर पढ़ सकते हो, अरे 2 पेज पढ़ सकते हो। अगर 2 पेज भी पढ़ रहे हो तो 300 बुक, जो 300 पेजेस की बुक है, 150 दिन में खत्म कर दोगे यार। इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल होगा। तो जितना भी कर सकते हो, जितना तुम्हारे पास समय है, जितना इक्विपमेंट है, जितने संसाधन है तुम्हारे, उससे लगा दो। परफेक्ट समय का वेट ना करो। ठीक, धीरे 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 चीजें रिवॉल्व होंगी और अच्छी हो जाएंगी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो अरब आक्रमणकारी, देखो अरब आक्रमणकारी में जब क्वेश्चन आएगा तो सीधे जो पहला क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से आएगा, मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो पहला सफल आक्रमणकारी, देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से बनते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आ चुका है। देखो, ज्यादा बकैती नहीं करूंगा कि पीपीटी ला दिया और पूरा बुक पढ़ा। आजकल ना टीचर क्या कर रहे हैं कि पूरा बुक का ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में ला दे रहे हैं और पूरा बुक ही पढ़ा दे रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं वो, कि मोहम्मद बिन कासिम ने, अरब का आक्रमणकारी था, उसने भारत पे 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। फिर लड़का क्लास क्यों देखना है, वो लड़का बुक पढ़ ले। जब तुमको पूरा लाइन सेंटेंस ही पढ़ाना है, बुक का पूरा पेज पैराग्राफ तुम ला दे रहे हो बोर्ड पे, तो फिर वही पढ़ा दो, बुक ही दे दो, वो पढ़ ले। फिर क्या मतलब है क्लास का? तो देखो, क्लास का मतलब होता है ना कि चीजों को समराइज करना। तुम यहाँ पे समराइज, मैं उन लड़कों को पढ़ाऊंगा जिनके पास समय कम है, जो मतलब ना कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहते हैं, कि उन लड़कों के लिए क्लासेस हैं। और जिनको पीएचडी करना है वो क्लास छोड़ सकते हैं और किसी और क्लास पे, क्योंकि वो बाद में निराश हो जाएंगे कि सर ने पूरा पीएचडी नहीं कराया। ठीक ना? तो मैं शॉर्ट में चीजों को लाया हूँ, माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा और काफी जल्दी जल्दी मेन उन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। मैं जितने भी एग्जाम, एसएससी और जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सबका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और उसी की बेसिस पे मैंने ये पीपीटी तैयार किया है। ठीक, तो देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में पहला जो अरब आक्रमणकारी था वो कौन था। तो देखो, इसमें तुमको ऑप्शन ध्यान से देखना है। अगर ऑप्शन में कहीं पे भी उबैदुल्ला मिल गया तो तुमको उसको सही कर देना है, क्योंकि जो भारत में पहला आक्रमणकारी था वो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला था, जिसने अरब से भारत के आक्रमण किया था। ठीक, और अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि भारत में पहली बार अरब का जो सफल आक्रमणकारी था, जिसने आक्रमण किया और वो विजित हुआ भारतीय क्षेत्र को जीतने में, तो उसका क्या हो जाएगा? वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। ये क्वेश्चन में ध्यान दे देना। वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आज तक बने, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को जितना एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 ईस्वी में, इसी से ज्यादा 90+% जो क्वेश्चन थे इसी से बन जाएंगे। तो देखो, मुस्लिम 2 तरह के मुस्लिमों ने आक्रमण किया। एक तो अरब थे और दूसरे जो थे वो तुर्क थे। तुर्क
उत्तर पश्चिम चीन से आए हुए थे, मध्य एशिया के कुछ भागों से, ठीक। तो जो तुर्क थे, इनमें इसमें जो था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गजनवी और गौरी के बारे में। कैसे, देखो क्या हुआ था ना कि वहां पे इन लोगों को जो वहां के क्षेत्रीय दल थे, जो क्षेत्रीय वहां के राजा थे, उन्होंने इनको चैलेंज किया और उन्होंने इनको हरा भी दिया। तो ये लोग क्या किए, वहां से इन लोगों को विस्थापित होना पड़ा मजबूरन, और ये लोग एक स्थान के रहने के लिए स्थान ढूंढते 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 भारत की तरफ बढ़े। और इनको पता भी चल गया, क्योंकि देखो भारत उस समय बहुत समृद्ध था। भारत को काफी फिलोसफर जो थे, जो बुक लिखते थे, उसमें भारत का जिक्र जरूर करते थे वो पैसे के मामले में। भारत के पास बहुत सारी संपत्तियां थी। तो ये जो आते थे बाहरी आक्रमणकारी, ये यहाँ के संपत्ति को लूटने के लिए आते थे। किसी ने भी, ये जो मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, तुर्क या फिर अरब, इनमें से किसी का भी ये नहीं मन था कि यहाँ पे उन लोग को बसना है। वो सिर्फ आए तो यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए आए थे, ठीक। तो समझ गए होगे। देखो अब फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा अगर कि भारत में हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो तुम क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सफलतापूर्वक भारत को इन्वेट कर दिया था, ठीक। फिर तुर्क में गजनी और गौरी के बारे में पढ़ेंगे, बस इससे यही। अब नेक्स्ट देखते लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 712 ईस्वी में जब ये आया तो इसने सबसे पहले सिंध पे हमला किया। सिंध मैप में देखोगे अगर ऐसे, तो कश्मीर, गुजरात जो है आज का मैप। मैं जियोग्राफी क्लास एक ना मैंने क्लास ऑलरेडी ले लिया है कि भारत के मैप को मैंने अच्छे समझाया है, वो देख लेना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उससे क्लियर हो जाएंगे। जल्दी मैं वर्ल्ड जियोग्राफी के भी क्लासेस लूंगा, जिसमें ट्रिक से पूरे वर्ल्ड मैप को मैं समझा दूंगा, वो चीजें याद हो जाएंगी। एक बार ना भारत का मैप वाला कमेंट में जाकर जरूर देख लेना, ठीक। तो देखो 712 ईस्वी में सिंध का शासक दाहिर जो था, उस समय दाहिर का सिंध में शासन था, और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है तो दाहिर को क्या करता है, हरा देता है। और पहली बार 713 ईस्वी में मुल्तान में मुसलमान शासक एक बैठ जाता है, ठीक। अब मुल्तान में जब हिंदू शासक से एक मुसलमान शासक होता है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं को एक संकेत था, पर भारतीय राजा उसको समझ नहीं पाए थे। ये एक रेड इंडिकेटर था इन लोगों के लिए, जो भारतीय राजा थे उनके लिए, कि देखो भाई दाहिर हार गया, पर उस समय एक्चुअली ना कि एक राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी, उस समय एक राज्य ही राष्ट्र होता था। मतलब एक राष्ट्र की परिकल्पना उन लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि अखंड भारत पहले बना ही हुआ था, समझ रहे हो ना। तो उन लोगों का राज्य उस समय राष्ट्र था। तो देखो जब ये 713 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है वो मुल्तान में आ जाता है, तो वहां पे जजिया कर लगाता है। देखो जजिया कर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जजिया कर को फिर मोहम्मद बिन कासिम, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर अकबर लगाता है, फिर औरंगजेब लगा देता है, और फिर लास्ट में रंगीला सा खत्म कर देता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जजिया कर के बारे में भी, बट अभी तो नहीं पढ़ेंगे। जब हाँ अभी आगे वाले स्लाइड में बता देता हूँ जजिया कर के बारे में अच्छे से तुम लोगों को, ठीक। वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो देखो जो जजिया कर था ना, उसमें वो क्या था कि मान लो कि जैसे मैं मुसलमान हूं, अब मुसलमान है कोई अगर, तो वो बोलता था कि अगर तुम किसी और राष्ट्र किसी और धर्म को फॉलो करते हो तो तुम मेरे लिए काफिर हो, समझ रहे हो ना। ये कॉन्सेप्ट है काफिर का, कि अगर मान लो कोई धर्म विशेष का है या मुसलमान है, मुसलमान में जजिया कर मुसलमान जो राजा थे उस टाइम के वही जजिया कर लगाते थे। तो उनका ये था कि अगर तुम किसी और धर्म के हो और हम लोग के साथ रहना चाहते हो और दूसरे धर्म को फॉलो करना चाहते हो, तुम इस्लाम धर्म को नहीं कबूल कर रहे हो, तो तुमको उससे हम लोगों से बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कर देना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। उसी टैक्स को क्या बोलते हैं, जजिया टैक्स बोलते हैं। समझ गए होगे। जजिया टैक्स क्या था कि अगर तुम इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हो, इस्लाम धर्म को तुम फॉलो नहीं करते हो, तो सुरक्षा के लिए कि हम तुम्हारे ऊपर हमला ना करें या तुमको अपने राज्य में क्यों रहने दें, इन सब चीजों से बचने के लिए तुमको क्या करना है, जजिया कर देना पड़ेगा। और जो कर होता था उसी को क्या बोलते हैं, जजिया कर। पर जजिया कर से कुछ लोगों को फ्री कर दिया गया था, मतलब कि जो बच्चे थे, महिलाएं हैं, कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, और जो ब्राह्मण थे वो भी क्या थे, इस कर से मुक्त थे। पर फिर अभी आगे चल के ना जो राजा आएंगे वो लगा देंगे ब्राह्मणों पर भी, ठीक। तो अब देखते हैं, देखो जजिया कर के बारे में पढ़ लेते हैं, जजिया टैक्स। देखो जजिया टैक्स से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है एक टेस्ट, ठीक। तो देखो जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में 713 ईस्वी में मुल्तान में लगाया था, ठीक। जजिया कर को 713 ईस्वी में मुल्तान में लगाया था, और जब कासिम का जब शासन खत्म हुआ तो जजिया कर भी उसके साथ खत्म हो गया था, ठीक। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश का जो शासक था वो आता है, तो उसने फिर से जजिया कर को लगा दिया। बोला भाई हाँ, जैसे अब जो चल रहा है सिस्टम इसको थोड़ा बदलो, और अब अगर इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते हो तो तुमको फिर से जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक। तो इसने फिर क्या किया, जजिया कर को लगा दिया। फिर अकबर ने सन 1564 ईस्वी में क्या किया, जजिया कर को खत्म कर दिया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये ना क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। तो कब किया था? 1564 ईस्वी में। ठीक, ये उतनी बार नहीं पूछा गया पर पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देखो अकबर समझता था, वो समझता था धम्म की नीति को। सबसे पहले धम्म की नीति कौन लाया था? अशोक की जो धम्म की नीति थी उसको कहीं ना कहीं अकबर ने फॉलो किया था। ये समझ रहा था कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा एक शासक को। सर अगर किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो सभी धर्मों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप किसी एक तरफ एक्सट्रीम होकर शासन नहीं कर सकते अच्छे से, क्योंकि पॉपुलेशन जो है अगर कुछ परसेंट भी है तो उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंककि कुछ परसेंट ही अगर विद्रोह कर दी तो फिर आपका जो भी संसाधन है उस विद्रोह की तरफ चला जाएगा, ना कि विकास की तरफ। आप समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे होंगे। ठीक, तो अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद औरंगजेब आता है। तो आपको पता है औरंगजेब काफी इस्लाम को लेकर एक्सट्रीमिस्ट था। ठीक, तो इसने क्या किया? इसने जजिया कर को फिर 1679 में क्या किया कि इसने जजिया कर को लगा दिया। फिर औरंगजेब के बाद जो शाह रंगीला आता है वो जजिया कर को समाप्त कर देता है, और वो लास्ट टाइम था जब भारतवर्ष में जजिया कर लगाया गया था। तो शाह रंगीला वंश जो था उसने पूर्ण रूप से जजिया कर को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जिसने जजिया कर को पुनः लगाया हो। ठीक, तो जजिया कर से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक बार रिपीट करा देता हूं। जजिया कर सबसे पहले को किसने लगाया था? 713 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान में जजिया कर को लगाया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक फिर जजिया कर को लगा देता है। फिर इसके बाद अकबर आता है। अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को खत्म कर देता है। फिर 1679 में औरंगजेब आता है और बोलता है कि नहीं भाई हम टैक्स लेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम एक एक्सट्रीमिस्ट होता है। तो उसने क्या किया? एक्सट्रीम लेवल पे वो एक्सटॉर्शन करता था और उसने क्या किया? जजिया कर को 1769 में फिर से लगा दिया। फिर एक शासक आया शाह रंगीला, उसने क्या किया? जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी यहां तक। ठीक, अब फिर देख लेते हैं। देखो अरब जब विक्ट्री हुई भारत पे तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? आपको कोई डाउट है क्या? अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। ठीक, तो देखो अरब विक्ट्री के बारे में अगर पढ़े हम लोग तो अरब विक्ट्री कैसे हुई थी? अरब विक्ट्री जब हुई थी तो अरब विक्ट्री के इफेक्ट क्या थे? इफेक्ट ऑफ अरब विक्ट्री इन इंडिया। तो देखो हुआ क्या कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक इन तीन परिप्रेक्ष्यों में प्रभाव पड़ा भारत के ओवरऑल, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों पे। ठीक, तो देखो राजनीतिक में ये प्रभाव पड़ा कि इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा। देखो ये क्या हुआ ना कि जो भी एक समय एक कॉन्सेप्ट इसके बाद निकल के आता है, गाजी का कॉन्सेप्ट। जब गजनवी आएगा ना, हम लोग पढ़ेंगे अभी तुर्की से आक्रमण, तो एक गाजी का कॉन्सेप्ट। गाजी वो होते थे जो कि धर्म के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनका ये मानना था कि इस्लाम को जल्दी से जल्दी विस्तारीकरण करके उसका अधिक से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों पे इस्लाम का वर्चस्व को बढ़ाना ही गाजियों का काम था। तो ये देखो जो मोहम्मद गजनवी था ये काफी मतलब एक ना दिमाग वाला पर्सन था। इसने सोचा कि मेरे को शासन करना है तो क्यों ना मैं शासन को धर्म के साथ जोड़ लूं और एक एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है गाजी उसको साथ लूं, क्योंकि ये लोग धर्म के नाम पे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो इनका सबसे पहले क्या, इनका खर्चा कम है, इन लोगों को बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है और ये क्या होंगे, ये मतलब आक्रमण में हम मेरा सहयोग करेंगे। तो उसने क्या किया, मोहम्मद जो गजनवी था उसने जब तुर्क से भारत पे आक्रमण किया तो उसने क्या किया, गाजियों का पूरा सहयोग लिया था उसने। उसके सेना में माना जाता है कि 60 to 70% गाजी थे, ठीक ना, जो धर्म के लिए युद्ध करते थे। पर सबको पता है वो तो लूटने आया था भारत को, समझ नहीं पाए गाजी लोगों को काट दिया हो। ठीक, तो देखो जो राजनीतिक था इसमें इस्लाम का जो वर्चस्व भारत में बढ़ गया। आर्थिक अगर परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत एक समृद्ध देश था, पर कहीं ना कहीं जितने भी आक्रांताएं आए थे विदेश से, उन्होंने भारत के धन संपत्ति को लूट के अपने भौगोलिक क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो किसी हद तक सफल भी रहे। ठीक, तो भारत के धन का यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। और धर्म में बात करें तो जो इस्लाम था उसका वर्चस्व बढ़ा, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था। आज सोचो कि आज अमेरिका पे अगर कोई हमला करता है और वहां पे दबा देता है उसको, तो क्या पूरे भौगोलिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पे क्या होगा, शोर हो जाएगा कि हाँ किसी मतलब समृद्ध देश को अगर कोई दबाता है तो ज्यादा जल्दी न्यूज बनता है, समझ रहे हो ना। तो क्या उस समय भारत बहुत समृद्ध था। ये जो यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने अपनी किताबों में भारत के बारे में भर भर के बढ़ाइयाँ लिखी थी। हाँ ये है, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने मौर्य वंश, तो मैंने बताया था ना उसमें जितने भी थे, वो सिकंदर भी भारत पे इसलिए हमला किया था क्योंकि उसको ये बात पता चली थी कि भारत एक काफी समृद्ध देश है। ठीक, तो लोग पैसा लूटने के लिए भारत आते थे, अंग्रेजी को ले लो ना, ट्रेड के नाम पे आए थे वो। तो देखो चाइना के उत्तर पश्चिम में एक अलप्तगिन था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अलप्तगिन जो था इसके 1700 अधिकारी थे। अलप्तगिन जो था, क्या हुआ ना कि अलप्तगिन के ही एक कबीला होता था जो उस समय, तो अलप्तगिन के कबीले में एक मतलब समझ जाओ कि विद्रोह हो गया था।
तो जो विद्रोह हुआ अलाउद्दीन के कबीले में, तो इसने क्या किया कि इसने 1700 अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि उस विद्रोह को शांत करे। ठीक, तो फिर क्या हुआ कि ये वहां पे ये विजित नहीं कर पाया, ये हार गया और वहां से उसको प्रतिस्थापन करना पड़ा। तो ये किसी अच्छे प्लेस की जगह में ये भटकता रहा। फिर भटकते भटकते इसको भारत का पता चला, भारत के बारे में इसको पता चला, तो इसने क्या किया, सुबुक्तगीन, देखो जो सुबुक्तगीन था उसी में से एक ऑफिसर था, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना कि जो अलाउद्दीन के 1700 अधिकारी थे उसी में एक था क्या, सुबुक्तगीन। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो 962 ईस्वी में इसने क्या किया, गजनी पे अपना राज कर लिया, गजनी पे इसने क्या किया, अपना राज कर लिया। ठीक, और जो यामनी गजनी थी इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक, यहां तक देखो, यहां तक तुमको क्या याद बस रखना है, देखो ज्यादा चीज याद नहीं करनी है, मैंने ऐसे तुमको स्टोरी बताई है, तुमको अभी कुछ नहीं याद करना है। ठीक, जहां जहां जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं खुद तुम लोग को अलर्ट कर दूंगा, वहां पे तुम लोग अलर्ट हो जाना कि हाँ ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, हाँ देखो अब यहां से तुमको ये याद करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में अगर ये पूछे कि भारत में पहला जो अरब आक्रमणकारी था जिसने सफल आक्रमण किया, तो तुम मोहम्मद बिन कासिम बोलोगे। वैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहला जो सफल तुर्क आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था वो कौन था, सुबुक्तगीन। कौन था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या था, भारत में पहला सफल आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी था। आप लोगों को क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट? गुड। ठीक, तो सुबुक्तगीन का लड़का था एक कौन, अब्दुल कासिम। अब्दुल कासिम, अब्दुल कासिम किसका नाम है, अब्दुल कासिम ही है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वही क्या है, अब्दुल कासिम है। ठीक, तो सुबुक्तगीन का लड़का था उसका नाम था महमूद गजनवी। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक, देखो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच भारत पे 17 बार आक्रमण किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच भारत पे कितने बार आक्रमण किया है। ये जीडी में पूछता है ना, जीडी ग्रुप डी टाइप एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1000 से 1027 ईस्वी, या फिर ईस्वी नहीं देगा, डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि महमूद गजनवी ने भारत पे टोटल कितनी बार आक्रमण किया था, तो आपको क्या बोलना है, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, देखो जो 16वां था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके 17 आक्रमण में से 16वां है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, सोमनाथ का आक्रमण। जो सोमनाथ का आक्रमण हुआ था वो बहुत खतरनाक, बहुत भयावह स्थिति थी। उसमें क्या किया इसने कि इसने जो धन को तो लूटा ही, उसके सारे मूर्तियों को तोड़ दिया। मैंने बताया ना कि महमूद गजनवी ने क्या किया था, अगर ये मूर्ति नहीं तोड़ता, आप सोच रहे होंगे कि ये धन भी तो लूट सकता था, ये धन भी लूट सकता था, पर चूंकि इसकी सेना में कौन थे ज्यादातर, गाजी, और गाजी किस लिए युद्ध कर रहे थे, गाजी। इसने मूर्तियां तोड़ने के पीछे इसका कारण क्या था महमूद गजनवी के, क्योंकि यह जो था इसका गॉड जो थे इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो यह निरंकार ईश्वर को मानता था, जो निरंकार जिनको इस्लाम में अल्लाह बोलते हैं, तो ये मानता था कि ये चीजें निरंकार हैं। ठीक, और जब ये इसने मूर्तियों को तोड़ के यह दर्शाना चाहता था कि देखो इस्लाम का वर्चस्व बढ़ रहा है धीरे धीरे, कि मतलब आपको इस्लाम को मानना ही पड़ेगा, इसके कहने का ये मतलब था। इसलिए इसने मूर्तियों को तोड़ दिया, और मूर्तियों को तोड़ दिया और इसने क्या उपनाम रखा, बुत सीकन या फिर मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक मतलब क्या होता है, मूर्तियों को विनाश करने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लो। ये सब पूछेगा कि निम्न में से किसको मूर्ति भंजक या फिर बुत सीकन कहते हैं, तो बुत सीकन कम पूछता है, बोला मूर्ति भंजक किसे, निम्न में से कौन सा राजा मूर्ति भंजक है। ठीक, तो आप उसको क्या बोलना है, महमूद गजनवी जो है वो मूर्ति भंजक है। ठीक, आई होप की चीजें क्लियर होंगी, कोई डाउट किसी को, महमूद गजनवी। हाँ देखिए हाँ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको। देखिए क्वेश्चन ये लड़कों का डाउट रहता है कि महमूद गजनवी का कई ठे जो मिलेंगे उसमें क्या बोलते हैं उसको यार, जो कई ठे स्कल्पचर मिलेंगे उसमें क्या बोला जाता है कि जो महमूद गजनवी था वो बहुत महान शासक था। हाँ, ये जो इस समय अफगानिस्तान में कई ठे हैं जिसमें बताया गया है कि महमूद गजनवी जो है वो काफी महान था। देखो ये उन लोगों के लिए महान था, अपने लिए तो लुटेरा से कम नहीं था। कोई आता है आक्रांता और लूट के ले जाता है भारत के धन संपत्ति को और यहाँ पे विनाश करता है, तो हम लोग के लिए वो कभी भी महान नहीं हो सकता है, वो आक्रमणकारी था, सिंपल सी बात है। ठीक, तो उन लोगों के लिए वो महान था क्योंकि यहाँ से वो धन लेके गया और वहां पे जो भी किया होगा समाज के लिए किया होगा या अपने लिए किया होगा, किसी के लिए किया होगा। ठीक, पर अपने लिए कभी भी महमूद गजनवी महान नहीं हो सकता। ठीक,
देखो, तो ये सोमनाथ से ले जा रहा था तो जाटों ने इसका 20 या 30% जो था सब संपत्ति वो लूट लिया था, क्योंकि उस समय सोमनाथ गुजरात में ऐसे निकलेंगे ना तो पंजाब होते हुए सिंध है, ठीक। तो वो क्या बोलेंगे, तो वहां पे क्या किया जाटों ने इसके 20% संपत्ति को लूट लिया था, ठीक। उस समय किसका शासक था, भीम प्रथम का। भीम प्रथम पर रोक नहीं पाया था। और जो इसने लास्ट अटैक किया था 1027 ईस्वी में किया था जाटों के विरुद्ध, और 1030 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है, ठीक। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, इससे देखो, इससे ना 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, किसने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन, किसने कौन से नंबर के आक्रमण में सोमनाथ को पे हमला किया था, तो 16वें आक्रमण में इसने क्या किया था, सोमनाथ पे हमला किया था। और इसका लास्ट आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था, तो जो लास्ट आक्रमण था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इसने लड़ा था। देखो हुआ क्या था ना, जब ये मंदिर का संपत्ति लूट के ले जा रहा था तो मैंने पहले बताया ना आपको कि जाटों ने इसका 20% छीन लिया था। ये काफी चालाक था, ये क्या करता था ना, ये युद्ध की नीति में देखो, ये चाहता तो जाटों से वहां पे लड़ सकता था, पर ये जानता था कि 20% तो मैंने अपने धन संपत्ति को गंवा दिया है, अगर मैं फालतू का इनसे फिर लड़ूं तो जो और है वो भी गंवा दूंगा। तो इसने क्या किया, भाई जितना बचा है ना उसको लेते बनो, समझ रहे हो ना, जितना बचा है उसको लेते बनो। ये गोरिल्ला छापेमार युद्ध करता था, ये अचानक आता था और अटैक करता था, और जब उधर से अटैक होता था तो ये बैक लेता था और निकल जाता था जिस रास्ते आया था, समझ रहे हो ना। ये पहले राजाओं पे अटैक करता था और देखता था कि अगर उधर से थोड़ा भी मतलब इसको चैलेंज मिल रहा है तो तुरंत पीछे हट जाता था और फिर से तैयारी के साथ आता था। तो इसी तैयारी के साथ जब 1016वां जब इसने आक्रमण किया था सोमनाथ पे, तो जाटों ने इसका जब धन संपत्ति को छीन लिया तो फिर उसी से बदला लेने के लिए ये आया 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में फिर से इसने जाटों के विरुद्ध युद्ध को छेड़ा, ठीक। तो इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। डाउट क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए, गजनवी जब आया था ना तो इसके साथ कुछ इतिहासकार आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे मतलब तीनों को तो एकदम रट लेना भाई, तीनों को रट लेना, मैं बता रहा हूं। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिरदौसी। इसका एक है ना ट्रिक, क्या है, फुआ, FUA, जो फुआ ट्रिक है इसी के लिए है। F से फिरदौसी, U से उतबी, A से अलबरूनी। याद कर सकते हो अगर ऐसे याद करना हो कि जो गजनवी के साथ 3 जो इतिहासकार आए थे वो कौन से थे, तो कौन कौन से थे, फिरदौसी, उतबी और अलबरूनी, ठीक। तो इन्होंने कुछ बुक लिखा था, फिरदौसी का शाहनामा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछे कि शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था तो क्या बोलोगे, शाहनामा जो था वो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था, फिरदौसी के द्वारा। और उतबी ने किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी किसके द्वारा लिखा गया था, तो क्या बोलोगे, उतबी के द्वारा। उतबी ने कौन सी बुक लिखी थी, किताब उल यामिनी। और इसके बाद एक लास्ट बचता है अलबरूनी, तो पूछेगा कि अलबरूनी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो कौन सी बुक लिखी गई थी, किताब उल हिंद। एक बार फिर से, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, उतबी ने किताब उल यामिनी लिखा था, और अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था, ठीक। इन तीनों को ट्रिक करने के याद है, फुआ, FUA, फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी, ये गजनवी के इतिहासकार थे, ठीक। बस गजनवी का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब देखो, मैंने बताया ना कि जब अरब आक्रमणकारी जब भारत पे आक्रमण किए थे तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा था, इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा था, और राजाओं को एक कहीं ना कहीं रेड इंडिकेटर था ये कि मतलब अब आप तैयार हो जाइए, अब बाहरी आक्रमण धीरे धीरे होने वाले हैं, ठीक। तो देखो, भारतीय राजा कमजोर फील करने लगे अपने आप को, जब वहां पे जो भीम प्रथम था सोमनाथ का जब रक्षा नहीं कर पाया वो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय राजा कमजोर फील करने लगे अपने आप को। भारतीय राजा क्या करने लगे, भारतीय राजा अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर फील करने लगे थे, ठीक। पंजाब, सिंध और मुल्तान में मुसलमान गवर्नरों को बैठा दिया गया था। पंजाब, सिंध और मुल्तान में तुर्कों ने क्या किया था कि जो मुसलमान गवर्नर थे उनको बैठा दिया था, ठीक। भारतीय कला को नष्ट किया गया। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय कला को तो पूरी तरह से क्षति पहुंचाया गया था, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो यही बताना था कि इस्लामी बस एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो मूर्ति पूजा है उनको मूर्तियों को तोड़ दिया, और उन्होंने ये जताना चाहा कि मतलब आपको इस्लाम के वर्चस्वता को मानना पड़ेगा। और भारत के धन का, जबरदस्त धन जो भारत का था, वो क्या हुआ, उसका प्रतिस्थापन विदेश में हुआ, ठीक। बस यही भारत का प्रभाव पड़ा तुर्कों के आक्रमण का, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग नन अदर देन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं, ठीक। देखिए, अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में 12वीं शताब्दी में गौर वंश की स्थापना होती है।
अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में क्या होता है कि गौर वंश का स्थापना होता है और जो तुर्कों ने जो बना के गए थे ना गवर्नर को, उनको ये हरा देता है। और 1175 ईस्वी में यह क्या करता है, यह मुल्तान में अपने शासन को प्रतिस्थापित कर लेता है। वहां से आके क्या करता है, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से आता है ये, और मुल्तान में जो गवर्नर थे उनको हरा देता है और वहां पे क्या करता है, अपने शासन का प्रतिस्थापन कर लेता है। ठीक, 1278 ईस्वी में क्या होता है कि राजस्थान में भीम द्वितीय के द्वारा यह हार जाता है। और पहली बार भारत में ऐसा होता है कि कोई तुर्क आक्रमणकारी भारत में हारता है। इसके पहले जितने भी आक्रमण हुए तुर्कों ने, जो गजनवी ने किया था या फिर जितने भी और आक्रमण हुए उसके सेनापतियों के द्वारा किए गए, सारों में तुर्कों ने विजय हासिल की थी। और पहली बार 1178 ईस्वी में जो भीम द्वितीय था उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और मोहम्मद गौरी वहां से कैसे भी अपना जान बचाकर भगा। ठीक, तो पहली बार तुर्कों का जो हार हुआ था वो 1178 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब देखो ये, अब जो ये है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चार तो तुम रट लेना भाई, जो मैं बोल रहा हूं रट लेना, तो इसका मतलब रट लेना। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान उस समय क्या हुआ था ना कि यहाँ पे छोटे कई थे राजपूत राजा भी इसमें आ गए थे। मैं क्या करूंगा ना कि इन लोग जितने भी भारतीय राजा हैं उनका एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें विजयनगर साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य के बारे में, राजपूत राज्यों के बारे में पूरे अच्छे से मैं बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं चूंकि तुर्क आक्रमणकारी और अरब आक्रमणकारियों को बता रहा हूँ तो इसलिए अभी उन लोगों को मैं नहीं लूंगा इसमें। ठीक, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें गौरी की पराजय होती है। जो मोहम्मद गौरी होता है वो बुरी तरह 1191 ईस्वी में हार जाता है। पर ये क्या बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से लौटूंगा मैं, और एकदम तैयारी के साथ ये फिर आता है 1192 ईस्वी में जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देता है। ठीक, तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध किन दो राजाओं के मध्य हुआ था? चार ऑप्शन रहेंगे तो आपको क्या सही करना है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह हार जाते हैं। ठीक, फिर 1194 ईस्वी में कन्नौज और चंदावर का युद्ध होता है। कन्नौज में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1194 ईस्वी में, इसका ईस्वी ज्यादा पूछा है कि जो चंदावर का युद्ध था वो किस ईस्वी में हुआ था, तो क्या बोलेंगे आप, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक, और 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें क्या होता है, जयचंद, जो जयचंद था वो पराजित हो जाता है और मोहम्मद गौरी फिर यहां पे भी जीत जाता है। और 1205 ईस्वी में इसने पंजाब में के खोखर जनजाति पे हमला किया है, उसका लास्ट हमला था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे देखो आपको मोहम्मद गौरी से तीन चीजें याद रखनी है बस। कौन सी? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जिसमें इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान से हार गया। 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। फिर ये लौट जाता है और अच्छे से अपनी सेना को मजबूत बनाकर ये फिर आता है भारत में। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के फिर से जीत जाता है। ठीक, फिर 1194 ईस्वी में कन्नौज या फिर चंदावर का युद्ध होता है जिसमें जयचंद को यह हरा देता है। और फिर 1205 ईस्वी में इसका लास्ट युद्ध होता है। ये आपको याद नहीं रखना, इसमें तीन याद कर लीजिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1194। ठीक, तो बस इतने में आपका अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पूरा हुआ। ठीक, इसके बाद तो इसके बाद देख लेते हैं हुआ क्या कि जो गौरी था ना इसके दो सेनापति थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी इसके दो क्या थे, सेनापति थे। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी वही है जिसने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और वहां के सारे पुस्तकों को जला दिया था। बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पे किसने हमला किया और उसके पुस्तकों को जला दिया, तो क्या बोलेंगे, बख्तियार खिलजी का काम था ये। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे और ठीक, और उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। कोई डाउट है किसी का? आप लोगों से किसी का डाउट कुछ आपका? बताया ना वही कि अफगानिस्तान में, एक मिनट बता देता हूं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान